अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत के सामने हम देख रहे हैं कि जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज है वो बज़ाहिर हुकूमत के लिए एक चैलेंज नज़र आ रहा है और इसी के साथ साथ जो IPPs के साथ मुआहदों का मामला है उस पर नज़र सानी और बिजली की कीमतों में कमी का ये मुतालबा सामने आ रहा है। जमात इस्लामी का जो धरना है उस हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से जो अपडेट है वो भी आपके सामने। लेकिन दूसरी जानिब अब हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला करने वाली वफाकी हुकूमत के जो वुज़रा हैं अब वो ये मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए। इसी हवाले से खुर्शीद शाह साहब का भी बयान आया कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो बैठ कर ही ये मामला हल होंगे। सियासत में तमाम मामला जो हैं वो बैठ के ही हल किए जाते हैं। अब हुकूमत मुज़ाकरात की दावत तो दे रही है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दावत को संजीदा नहीं ले रही और उनका ये मौक़िफ़ है कि एक तरफ उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। तो मुज़ाकरात की दावत इस तरह नहीं दी जा रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। फिर उनका ये भी मौक़िफ़ है कि PTI के कारकुनान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो उनके वर्कर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब आने वाले दिनों में हम देखें कि अब हुकूमत के सामने जो IPPs के साथ मुआहदों का मामला हो, महंगाई का मामला हो या फिर PTI के ऊपर पाबंदी या फिर मुज़ाकरात का मामला, ये सूरत हाल जाएगी किस तरफ, हम इसी पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान एबतज़ाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने देखा कि पहले मुज़ाकरात की दावत भी दी गई, ऐवान में खड़े होकर वज़ीर आज़म साहब ने 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी, फिर ये पाबंदी का मामला भी आया। तो अब आप सूरत हाल ओवरऑल सर देख क्या रहे हैं? ये तो हुक्मरानों से ही पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हुक्मरान है और ये हुकूमत पे ही लाजिम होता है कि अगर कोई टेंशन या टेम्परेचर डाउन करना हो तो उसकी जिम्मेदारी होती है। और वो ये इस लिहाज से तो ज़रा ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना ज़रा दोगला पॉलिसी रखे हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी कि एक तरफ से इजाज़त नहीं देते उनको जलसा करने की, भी दूसरी जमातें जलसा कर रही हैं, वो अप्लाई करते हैं, उनको नहीं देते इजाज़त, दूसरियों को इजाज़त दे रहे हैं। ये शायद ये शो करने के लिए कि ये बड़ी कमज़ोर हो गई है और वो बड़ी ताकतवर है जी। और इसमें हुकूमत डायलॉग की तरफ से क्यों माइल हुई है ये भी आप देखें। ये हुकूमत को जब पता लगा ये महसूस हुआ है कि ये अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला इलेक्शन और इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का चला जाएगा, तो वहाँ लामहला इनकी कॉन्डक्ट और मिसकॉन्डक्ट के बारे में एक सवाल उठेगा फॉर्म 45 का। फॉर्म 45 पे तो बहुत ज्यादा धांधली हुई थी। वो आपने देखा था एक दफा इन्होंने प्रोजेक्ट कर दी थी, फॉर्म 45 अपलोड कर दी थी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे। वो ऑथेंटिक फॉर्म्स थी और उन पे मियां नवाज शरीफ की फॉर्म पे फॉर इंस्टेंस को 140 के करीब ओवर राइटिंग और कटिंग और वोट बढ़ा के लिखे हुए थे। और इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद के वोट कम किए हुए थे। इनके कोई 20,000 से 1 लाख समथिंग ले गया, उसका 1 लाख समथिंग से 19,000 पे ले आए। तो वो सारा जो एक तरह फोर्जरी या चीटिंग की होती है वो सारी सामने थी कि यकदम इलेक्शन कमीशन को वो 4 घंटे के अंदर जो कि परमानेंटली अपलोड हुए थे, बिल्कुल उनको डाउनलोड करके उतार लेना पड़ा। बिल्कुल अब वो फॉर्म 45 जिस दिन सामने आ गया और अब अगर ये गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो लामहला फॉर्म 45 का तज़किरा होगा और उसका वो एक इशू होगा कि इन्होंने किस तरह मिसकॉन्डक्ट किया। तो वो तो बहुत सीरियस मिसकॉन्डक्ट। लेकिन एतजाज साहब, आपको याद होगा कि अब PTI का इंतखाब ये मुतालबा था कि हमारा मैंडेट है तो हमें ही दिया जाए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ मुल्क में नए इंतखाबात चाहती है। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी बतौर सियासी जमात दुरुस्त होगी या आप समझते हैं कि नहीं, फॉर्म 47 वाला ही मामला उठाना चाहिए? नहीं, अभी तो उनको चाहिए फॉर्म 45 पे हीट रखें
अच्छा, ये तो एक बना बनाया हुआ केस है उनका। ये तो उनके इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पे डायरेक्टली पड़ता है, और जो बेनिफिशियरी है वो नवाज शरीफ है, वो मरियम है, वो शहबाज शरीफ है, इन सब का सफाया हो जाता है। अच्छा, वो अगर फॉर्म 45, वो तो मैं कहता हूँ इनके सहनों में कब्रों एक 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 के सहन में जो पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज का MNA इलेक्ट हुआ है और MP इलेक्ट हुआ है, उसके सहन में एक जिंदा दरगोर हुई हुई लाश है। सही। तो बिल्कुल एतजाज साहब, लेकिन इसी के साथ साथ एतजाज साहब, अब अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ का जो पहले नैरेटिव था, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जो आपकी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो और मुस्लिम लीग नून उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा रहे हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। तो इस पर उनके सियासी मुखालफिन भी ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का नया यू टर्न है। आप समझते हैं कि वाकई ये उन सियासी मुखालफिन के मुताबिक यू टर्न है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये हकीकत है कि उनकी कोई लड़ाई नहीं है उनके साथ? नहीं, लड़ाई तो उनकी भी है, इनकी भी है। हर एक को मैनिपुलेट किया है बाजवा साहब ने। बाजवा साहब ने पहले, बाजवा साहब का कमाल देखें कि पहले उनको अपॉइंट किया नवाज शरीफ ने, और वो इस तरह गए जिस तरह वो कप्तान या मेजर होते हैं, उनको मिलने नवाज शरीफ को। जर्नैल तो लग ही नहीं थे रहे। फिर वो जिस तरह वो हाथ मिलाते गए हर किसी से, फिर जब वो उनको अपॉइंट किया नवाज शरीफ ने, फिर इन्होंने अपने मोहसिन को हटा दिया। जिस तरह हटाया, वो भी उसको जेल में भी डाल दिया, बेटी को भी जेल में डाल दिया। ये कोई हुकूमत नहीं कर सकती थी, ये बाजवा जब तक आर्मी चीफ ना साथ। फिर पलटी बदली और इमरान खान का हाथ पकड़ लिया, फिर इमरान खान को गिरा दिया, बीच में अपनी एक्सटेंशन भी ले गए। जब नवाज शरीफ को हटाया हुआ था, नवाज शरीफ नाराज था इनसे बहुत, और बहुत गुस्से में था। उस वक्त भी एक्सटेंशन की भी उसका वोट ले लिए, सारे वोट। हाँ। पता नहीं किस तरह। नहीं सर, एतजाज साहब, कौन सी जमात बाजवा साहब की सपोर्ट के, एतजाज साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कौन सी जमात बाजवा साहब की सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं चला सकती थी? खान साहब या नून लीग की आप बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों ही। अच्छा, उनकी सपोर्ट लेती रहे, सहारा लेती रहे। अच्छा। और ये नून लीग की अब जो बनी थी तो बाजवा साहब की वजह से, और उसी में तो फॉर्म 45 का तस्करा आता है और बनता है। तो बाजवा साहब एक कमाल शख्सियत पाकिस्तान की सियासत और सियासी तारीख में गुजरे हैं। कि पहले अलिफ ने उनके अब अपना उनका मोहसिन था अलिफ, फिर अलिफ को उन्होंने हटा दिया, अपने मोहसिन कुशी की नवाज शरीफ को हटा के। फिर मोहसिन कुशी करने के बाद उस मोहसिन से वोट भी लिए एक्सटेंशन के लिए। फिर एक और को पकड़ा, फिर उसको बड़ा गाइड किया इमरान को, फिर इमरान को छोड़ा, और फिर पहले मोहसिन को जाके मना लिया। सही। और किसी तरह उसको हुकूमत में ले आए। ठीक है, लेकिन एतजाज साहब, फॉर्म 47 की वजह। बिल्कुल एतजाज साहब, अब ये जो PTI के ऊपर पाबंदी का फैसला सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि आपकी जमात पीपल्स पार्टी में बड़ी कन्फ्यूजन आई। आपने बयान दिया, रजा रब्बानी साहब ने दिया, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने दिया, तो उनको डिक्लेयर किया गया कि ये उनकी ज़ाती राय है। अब जो पीपल्स पार्टी का एक ओपिनियन है इस सारे मामले पे वो बड़ा क्लियर है, लेकिन आप नहीं समझते कि इस मामले पे पीपल्स पार्टी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रही है, या आप समझते हैं कि कोई दबाव है? नहीं, कन्फ्यूजन का शिकार पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ होता है, बड़े अरसे से होता है जी। बड़े लोग, इख्तलाफी लोग रहे हैं और करते रहे हैं। बीबी शहीद के वक्त आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तब मुख्तलिफ लोग थे, अपनी अलग राय थे। सही। ये खुर्शीद शाह साहब रहे हैं, रजा रब्बानी रहे हैं, मरहूम इकबाल हैदर रहे हैं। मैं भी कभी कभी अपनी राय देता हूँ और अपनी राय मुख्तलिफ भी मेरी होती है। तो सर, तो एतजाज साहब, आप PTI के ऊपर पाबंदी लगते हुए देख रहे हैं, और पीपल्स पार्टी फिर कहाँ खड़ी होगी? मैं आपको बताऊं, ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग रेफरेंस मूव ही नहीं कर सकती। अच्छा। रेफरेंस अगर ये मूव करेगी तो PTI क्या दिफाई लाइन लेगी?
पीपल्स पार्टी कहेगी कि ये बदनीयती पे मबनी है। पहली बात तो ये है ना, पहली बात बदनीयती पे मबनी, ये मैला फाइडेज है, ये मलिशियस है। अच्छा, इसमें ये हमें गलत दे रहे हैं। हाँ। असल में ये फॉर्म 45 से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो इत्तेज़ार साहब आप पहली पेशी पे वो कहेंगे, इनको पहले कहें कि फॉर्म 45 पेश करें सारे, और फिर हम इनसे बात करेंगे। इनका आलम यह है कि एक ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद का 3 MNA को कहता है कि जाके अपने फॉर्म 45 लाओ। सही। वो कहते हैं सर लाते हैं, कल कहते हैं मोहलत दे दें। वो दूसरे दिन पे रख देते हैं ट्राइब्यूनल। हाँ। तारीख अगले दिन पे मुलतवी कर देते हैं, तो ये तीनों भाग के पहुंच जाते हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन के पास के इस ट्राइब्यूनल से ट्रांसफर करो केस। चलें, ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत घबराते हैं इससे। चलें, ठीक है। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, एतजाज अहसन साहब की गुफ्तगू। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, एतजाज अहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ बयानात हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो पहले से काफ़ी बदलते हुए नज़र आ रही है, और इसी हवाले से हमने पहले भी सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब से गुफ्तगू की थी, और आज भी दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो दुरानी साहब, जब हमने पहले गुफ्तगू की थी तो उस वक्त हालात कुछ और थे, और अब पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या फिर PTI हो, उनके बयानात में भी हमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है और सूरत हाल जो है वो बदलते हुए नज़र आ रही है। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या प्रेडिक्शन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी तो पहले दिन से एक ही प्रेडिक्शन चल रही है कि इस वक्त अवाम बिल्कुल खुल के अपनी राय के ऊपर खड़े हो गए हैं। अब पॉलिटिकल फोर्सेस जो उनके खिलाफ चलना चाहती हैं उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, जो उनके साथ चल रही हैं उनकी पेशकदमी होगी। और अब आपने देख लिया कि जिस मफाहमत की बात हम कहते थे उसके आसार नजर आ रहे हैं, और जिस हम पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर मैंने पहले से जिन तब्दीलियों की निशानदेही की थी कि ये जो बैलेंस 47 वाला है ये कायम नहीं रह सकेगा, 45 की तरफ जाएगा। और मुझे तो अब बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो 47 वाली असेंबली है ये बहुत जल्द 45 की तरफ चली जाएगी, और फिर उसके नतीजे में जो तब्दीलियां आएंगी वो भी बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। तो दुरानी साहब क्या देख रहे हैं, क्या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, या क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, इस वक्त जो चीजें 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मुफाहमत का बयान जो PTI की तरफ से आया है, मेरा ख्याल है उसने हुकूमत के बिल्कुल जो है ना पांव के नीचे से जमीन निकाल दी है, क्योंकि हुकूमत की पूरी प्लानिंग थी कि किसी भी तरह से इदारों को, फौज को और PTI को और अवाम को आमने सामने ला के खड़ा करके उनके टकराव में से वो अपने लिए इक़्तिदार और अपने लिए एक सियासी मुस्तकबिल और एक सियासी डिस्टॉर्शन का एक रास्ता निकाल लेंगे। वो मेरा ख्याल है कि वो चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जनाब आपको जो अदालतों से टकराव लिया हुआ है हुकूमत ने, उस टकराव का हमेशा यही नतीजा होता है कि जब जो हुकूमतें अदालतों से टकराव करती हैं वो हकीकत में अपना ही नुकसान करती हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ, इसी तरह जो सियासी कुव्वत जो होती है वो नाकाम होने जा रही होती है, वो अदालतों से टकराव ले लेती है, तो वो उसका भी वही नतीजा आएगा। दूसरी तरफ तीसरा जो हुकूमत की एक ख्वाहिश थी कि वो इस सारे पंजाबी का लफ्ज़ होता है भंबल भूसा, कि इस ये जो एक हल्ला गुल्ला मचाया इसके बीच में से जो है वो कुछ भी ना हो तो कम से कम आइन का मेल्टडाउन हो जाए। और एक वजीरे क्या कहना चाहिए, मतलब दिफा का ये स्टेटमेंट देना कि मैं मुल्क में आइनी मेल्टडाउन देख रहा हूँ, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बात थी। मतलब ये है कि आप मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मतलब अप्रूव करना चाह रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पटरी से उतारना चाह रहे हैं ताकि आप अपने लिए जो है एक मजलूमियत का रास्ता निकाल सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इन सब चीजों से नाकामी के बाद हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि वो अब फिर वही जो बात हम शुरू से कहते थे वो मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करें
और पार्लियामेंट के अंदर जो तब्दीली आज नजर आ रही है उस तब्दीली को एक्सेप्ट करें और आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए वो जो अगली हुकूमत बनेगी उसके साथ ताउन करें और उसके साथ मिलजुल के जो है आइंदा एक मफाहमत के साथ एक सियासी डिस्कोर्स के जरिए जो है एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस और एक ऐसी हुकूमत जो कि बल्दियाती, कौमी और सूबाई इंतखाबात वक्त कराने के एजेंडे के ऊपर और एक ही मुद्दत के लिए कराने के लिए हो, उसकी तैयारी करें। अब और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब, अब जो तहरीक इंसाफ के बयानात हैं, आप अगर उनको देख लें तो अब उनके सियासी मुखालफिन भी यही कह रहे हैं कि पहले तो मीर जाफ़र और मीर सादिक खुद खान साहब ने कहा था, अब वो कह रहे हैं कि हमें फ़ौज से अगर कोई लड़ा रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो आप समझते हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का कसूर है या खुद PTI के अपने फैसले दुरुस्त नहीं थे या वो जो नैरेटिव था पहले वाला वो दुरुस्त नहीं था? देखिए, पहले जो PTI जो थी इस वक्त जो उसने स्टांस लिया है, अगर उसको ऑब्जेक्टिवली देखें अल्फाज में से निकल के, तो वो स्टांस तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हम अपने इदारों के साथ अपने अवाम की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। इसमें क्या बुराई है? इसको आप यू टर्न कहें, वी टर्न कहें, एक्स टर्न कहें, जो मर्जी कहें, इस वक्त स्टेटमेंट ये है कि हम अपने इदारों के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम अवाम का टकराव नहीं चाहते। ये तो, और मेरा तो शुरू से आपको पता है मैं इसी मौक़िफ़ का कायल था। दूसरी जहां तक बात है, ये कहते थे जी डायलॉग नहीं करेंगे, ये बात नहीं करते। मैंने पहले भी कहा था, आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि इमरान कभी डील नहीं करेगा लेकिन डायलॉग जरूर करेगा। तो आज साबित हो गया कि डायलॉग तो हो रहे थे लेकिन डील नहीं होगी। इस बयान से मतलब ये है जो अब इमरान खान साहब ने दिया है या उनकी पार्टी ने दिया है कि वो किसी डील को नहीं करेंगे बल्कि वो डायलॉग के जरिए आगे बढ़ें, और उन्होंने एक ऐसा मफाहमत का रास्ता निकाला है जो कि आगे चल के एक ऐसी सूरत बनेगा जिसके अंदर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टकराव की हैसियत खत्म। दुरानी साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दुरानी साहब, अब भी तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है ना? अभी भी आप देखें कि कल मुसद्दिक मलिक साहब ने भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की या खुर्शीद शाह साहब ने भी आज बात की तो उन्होंने मिल बैठने की बात की, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये फैसला है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब अगर करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो मुफाहमत और मुज़ाकरात की अगर बात हो तो उसके लिए PTI तो आप समझते हैं कि तैयार है? देखें जनाब, इस वक्त कैफियत ये है कि इमरान खान साहब जेल में रह के आज़ाद हैं और हुक्मरान जेल से बाहर रह के कैद है। जिस बंदे की जेल में रह के पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो वो आज़ाद ही होता है ना, और ये बाहर रह के भी गिरफ्तार हैं और बाहर निकल नहीं सकते, अवाम को फेस नहीं कर सकते। अब जहां तक आपने इस बयान की बात है, देखें अगर मुसद्दिक मलिक साहब ने बयान देना है तो वो ये बताएं कि वो मुज़ाकरात कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। वो पंजाब की गिरफ्तारियों से शुरू करना चाहते हैं, वो लोगों पे दहशतगर्दी के मुकदमात से शुरू करना चाहते हैं, वो अदालतों से टकराव से शुरू करना चाहते हैं, वो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स की तौहीन से शुरू करना चाहते हैं, वो जलसों पे पाबंदी से शुरू, किस चीज से शुरू करना चाहते हैं मुज़ाकरात, और कहां पे वो पीछे हट के मुज़ाकरात की दावत दे रहे। मतलब ये है कि उन्हें अब हवा के रुख को, हुकूमत को समझते हुए, आज भी मेरी इस सिलसिले में एक जगह डिस्कशन हो रही थी, मैं कह रहा था कि इस वक्त दोबारा वही बात है कि PMLN की क़यादत को सफेद झंडा लहराना पड़ेगा, उनको कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, उनको डायलॉग के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने लड़ना ही है तो लड़ने में तो उनकी चूंच भी उन्हीं की जाएगी और दुम भी उन्हीं की जाएगी। इसलिए लेकिन मेरी ये राय है कि उन्हें इस वक्त पीछे हट के डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और यही उनके पास रास्ता है।
ठीक है, लेकिन दुरानी साहब आपके पास जो मुज़ाकरात के हवाले से पहले भी हमने जो बात की थी वो हमने देखा कि वक्त के साथ वो चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। अब ये जो पीटीआई का बयान है कि हम इदारों के साथ खड़े हैं, लड़ना नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें लड़ाना चाह रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये कोई बैकडोर राब्तों का नतीजा है, किसी की जानिब से मैसेजिंग के बाद ये बयान दिया गया है, या आप समझते हैं कि नहीं इस बयान के बाद कोई राब्ते होंगे या आप राब्ते होते हुए देख रहे हैं? देखें, इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये उनकी शहमात है। मतलब ये उनकी वो पॉलिटिकल मूव है जिसने हुकूमत को मुकम्मल तौर पे अननर्व ही नहीं किया, अपरूट कर दिया ग्राउंड से। पहले भी हवा में लटक रही थी, अब मजीद ऊपर हो गई है कि वो जिस एक अलूयन के ऊपर वो खेलना चाह रहे थे, जिस नफरत को वो बढ़ाना चाह रहे थे, जिस टकराव में से, और वो कोई जमहूरी रास्ता नहीं था जो हुकूमत ने इख्तियार किया हुआ कि जी वो 9th में के टकराव की वजह से कभी बात नहीं हो सकती, ये इदारों से ये करें। भाई जो कुछ भी मामलात हैं वो तो अदालतों में रिजॉल्व होने हैं, अदालतों में मुकदमात पेश होने हैं। आपके वजीर कहाँ से चीफ जस्टिस और जज बन के हुकूमत के फैसले करते फिर रहे हैं? सियासत में आप पार्लियामेंट में अपने साथ बैठे हुए लोगों को गद्दार कह रहे हैं। तो ये पाबंदी का फैसला आप समझते हैं कि जल्दबाजी में करना पड़ा या क्यों करना पड़ा ये फैसला? मेरा तो ख्याल है कि ये फैसला जो है ये एक और हमाकत है, और हर दिन एक हमाकत हुकूमत करती है। अब मुज़ाकरात की दावत दी है तो मुज़ाकरात के साथ ही गिरफ्तारियां शुरू करती हैं, मुज़ाकरात की दावत देते हैं और उसकी एक बंदा मतलब ये इनकी हुकूमत एक ऐसा राजवाड़ा बन चुकी हुई है जिसमें किसी को नहीं पता कि उसने क्या करना है। और जो अभी ट्रेडर्स ने और तमाम कम्युनिटीज ने कहा है कि हमने इतनी बुरी हुकूमत कभी देखी नहीं है। पूरी दुनिया आप एक इस वक्त मजबूर महज हुकूमत है जो ना आवाम को कुछ दे पा रहे हैं, ना मुल्क के किसी मसले को। इस वक्त तक फॉरेन मिनिस्टर ने अभी तक अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो इस वक्त बंद है। कोई इतने बड़े बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, इंडिया की तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद हमारा फॉरेन ऑफिस कहीं नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक खानदान की मरूसियत की हुक्मरानी है और वो बाप बेटा बेटी फलाना उनकी हुकूमत है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। चल ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब को आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत की जानिब से JIT तश्कील दी गई है सोशल मीडिया कैंपेन के ख़िलाफ़, उस मामले पर भी बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए, उस हवाले से हम दानियाल चौधरी साहब से गुफ्तगू करेंगे। मैं दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। एतजाज़ एहसन साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो कल मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या उसके अलावा हम अगर देखें कि पार्लियामान के अंदर 2 मरतबा वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। उसके बाद जो पाबंदी का फैसला आया तो सबने मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद की कि एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है और दूसरी तरफ पाबंदी का फैसला हो रहा है। हम इसी पर बात करेंगे। दानियाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब। सर, अब अगर हम बात करें यही बात जो जिसका मैंने जिक्र किया कि अब तहरीक इंसाफ के जो बयानात हैं वो भी बदल रहे हैं। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन अब मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर बात हो रही है। तो आप समझते हैं कि वाकई वो पाबंदी वाला फैसला दुरुस्त नहीं था, मुज़ाकरात की तरफ जाकर ही मसाइल हल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जहाँ तक बात है उनको बाइकआउट करने की या उनके ऊपर बैन लगाने की, तो मैंने डे 1 से हमने ये कहा कि जो हम बैन कर रहे हैं वो कोई जमात नहीं है। हम पाकिस्तान को जलाने की, पाकिस्तान को आग लगाने की, पाकिस्तान को बंद करने की, पाकिस्तान को तोड़ने की सोच को बैन करना चाहते हैं। और उस सोच में अलिफ पार्टी आए, बे पार्टी आए या ते पार्टी आए, जो भी पार्टी आए वो बैन की जाएगी। लेकिन इसके साथ, इसके बावजूद हम उनसे कहते हैं, जब हम इनको रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं या चीज़ों को आगे चलाने की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं, तो वो हम डे 1 से इनको कह रहे हैं कि अगर कोई भी सियासी जमात है उसका हल इसी में है
कि आप बैठ के चीज़ों का हल निकालें और चीज़ों को आगे लेके जाएं। लेकिन उससे पहले एक ब्रिज है, और वो ये है कि आप जो ये रोज़ अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं, कभी आप कहते हैं कि जर्नैल जो हैं वो बाप हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाओ। देखिए, चीज़ें इस तरह नहीं चलती। आपको एक मौक़िफ़ के ऊपर आना है, और वो मौक़िफ़ क्या है, आपने सबको आगाह करना है और उसको आगे लेके जाना है। अगर तो आप चाहते हैं कि हम रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं, तो फिर आप उन लोगों के साथ जिनके आपने बच्चों को जेलों में डाला, जिन लोगों से आपने 9 मई करवाया, आप उनसे माफ़ी मांगे। आप उनसे माफ़ी मांगे जिन सर, लेकिन दानियाल साहब वो तो कह रहे हैं कि 9 मई के मामले पे आप जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दें। आप सुने ना, आप उनसे माफ़ी मांगे उन बेवाओं से जिनके हस्बैंड्स ने अपनी जान दी पाकिस्तान के लिए, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए, और आपने उनके मुजस्मे जलाए। आप उनसे माफ़ी मांगे। आप उन लोगों से माफ़ी मांगे कि जिनकी ख़ानदान को, जिनके बच्चे आपने आज आपकी वजह से जेलों में हैं। आप नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे कि आपने जिनकी चलती फिरती हुकूमत साजिश में मिलाकर आपने उनको घर भिजवाया। आपने कुछ लोगों के साथ मिलकर आपने एक चलते फिरते मुल्क को जो बेहतरी की तरफ जा रहा था, उसको आपने डीरेल किया। जब मियाँ साहब ने तकारीर की थी, जब उनके बयानात आए थे, तो मियाँ साहब ने भी बाजवा साहब की तरफ इशारा करके कहा था कि मेरी हुकूमत को गिराया गया। मुस्लिम लीग नून तो समझती है कि खान साहब ने नहीं गिराया, बल्कि खान साहब ने उस वक्त बाजवा साहब की सपोर्ट से हुकूमत गिराई थी आपकी। देखिए, हमें किस चीज़ पे निकाला गया? आपने सब इंक्वायरियां करने के बाद बेटे से ना तनख्वाह लेने पर, हमने इनसे तो नहीं कहा था कि आप अपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो, हमने तो इनको नहीं कहा था 9 मई करो, हमने तो नहीं इनसे कहा था ये सारा चीज़ें करो। तो हमारा तो जो अपना गिला था वो तो था इसलिए कि बेटे की तनख्वाह ना लेने के ऊपर आपने एक हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन इनका तो देखिए, इनका तो सिनेरियो ही अलग है। आज इनकी चीज़ ही बड़ी अलग है कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, इससे मुल्क को और पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर। लेकिन दानियाल साहब, आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, या आप फिर यहाँ पाबंदी की तरफ ही जाएंगे? देखिए, हुकूमत तो डे 1 से संजीदा है। हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, ना हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ना हमने डे 1 से कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। हमारा हमेशा एक ही बयानिया और एक ही बिलीफ रहा है, और वो ये है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ आगे लेके जाएं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, हल करें। और अगर हमने कुछ सियासी इनके साथ इंतकाम करना होता तो हम फिर हमारे 16 महीनों में करते। तब ये देवर स्कॉट फ्री, देवर रोमिंग अराउंड, कभी गालियां दें लोगों को, क्या करें, सब चीज़ें हो कर रहे थे। इनसे 9 मई इन्होंने खुद किया, और ये वो पहलवान है जो अपने वजन से बार बार खुद गिरते हैं। और देखें, आज अगर आप फिर, और दूसरा जो बहुत बड़ी रीज़न है, देखें, ये जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जब बात करते हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को बात करने की कोशिश करते हैं, तो रशिया का क्या हुआ था, यूएसएसआर का? देखिए, वो टुकड़ों में टूट गया कि जब उनकी अफवाज कमज़ोर हुई। या मॉब मेंटालिटी ये दुनिया में नहीं है, ये मुसोलिनी के टाइम पे, ये हिटलर के टाइम पे, जहाँ मॉब मेंटालिटीज़ को फ़रोग दिया गया, उनको आगे इंपॉर्टेंस दी गई, उन मुल्कों के साथ क्या हुआ था कि दोज लीडर्स वर आल्सो डूम्ड, और उनके मुल्क भी तबाह हो गए थे। लेकिन अब असद कैसर साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये कहा है कि शायद दिसंबर तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। आपको ये इस वक्त धरने, एहतजाज, मुजाहरे जो हो रहे हैं, या जो बयानात में तब्दीली है, आप देख रहे हैं कोई ऐसी सूरत हाल के आगे चल के हुकूमत के लिए कोई सूरत हाल वाकई मुश्किल बन जाएगी? देखिए, ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को वापस अपनी टांगों पे खड़ा करेगी। ये जो बेरोज़गारी, महंगाई और ख़ास तौर पे जो बिजली के बहरान है, इनके इश्यूज़ हैं, इनको हल करेगी। ये मुल्क हमें जब भी बहरानों में मिला तो इसका हल हम नहीं निकाला। कोई सोशल मीडिया पार्टी है, कोई गाली गलौज पार्टी है, कोई तफरीक करने वाली पार्टी है। हम वो वाहिद पार्टी हैं जो आज भी डिलीवर कर रही हैं और पहले भी कर रही हैं। और अगर आप थोड़ा सा मौजना कर लें, आप मौजना कर लें बुज़दार के टाइम का और मरियम नवाज साहिबा के टाइम का, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। आप मौजना कर लें KPK में इनके 11 साल और शहबाज शरीफ साहब का पंजाब का टाइम, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। हमने डिलीवरेंस की सियासत की है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सियासत की है, पाकिस्तान को बेहतर करने की सियासत की है, और इंशाअल्लाह इस मुल्क को दोबारा मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में, एज शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर होने की लीडरशिप में, हम इन मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पाकिस्तान को हम इंशाअल्लाह वापस एशियन टाइगर बनाएंगे। यहाँ इकॉनमी बेहतर होगी, यहाँ दोबारा
जो इंडस्ट्री है वो दोबारा लगेगी और इंशाल्लाह जी जो मुल्क तारीखियों में गया हुआ है ये वापस रोशनी के कहानियाँ और दास्तान लेके वापस। लेकिन दानियाल साहब, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो लाहौर में जो जलसा हुआ था वहाँ पर उन्होंने बिल्स भी लहराए थे और उन्होंने मुआवजा भी किया था कि उनके दौरे हुकूमत में इतने बिल्स आते थे और अब क्योंकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन अब तो वफाक में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, बिजली 200 यूनिट्स फ्री देने की बात भी की गई थी, लेकिन अब वफाक में आपकी हुकूमत है और अब अगर आप बिल उठाकर देखें कि इस वक्त रावलपिंडी के अंदर धरनाएं एहतजाज हो रहे हैं, लोग अपने बिल्स लेकर एहतजाज कर रहे हैं, तो सर हुकूमत तो आपकी है। आपने इंतखाबात से पहले कहा था कि हम बिजली की कीमतें कम करेंगे और बड़ा आपने उस वक्त जो एक नैरेटिव था वो भी था, लेकिन महंगाई तो आप देखें कि वो तो बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बिजली के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत, देखें आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और वो ये करनी है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब, जब हमारी गवर्नमेंट हमें जब 16 महीने हमें हुकूमत मिली थी पीछे शहबाज शरीफ साहब की, तो पाकिस्तान को जो 4 साल ज़रबें लगी थी, जिस तरह कमज़ोर किया इस मुल्क को, इस मुल्क में हमने मरहम रखी और अब हमने वो जो जिनको आग लगाई थी वो आग बंद की हमने। अब इंशाल्लाह अब इस मुल्क का तामीर और तरक्की का सफ़र है। देखिए आज सबसे बड़ा इशू क्या है, ये थोड़ा सा मुझे अगर आप 2 मिनट देंगे, कि जो हमने इंडस्ट्री लगाई उसके बाद 3 फेजेस थे। वो ये था कि पहला फेज ये था इंडस्ट्री हमने बिजली के कारखाने खड़े करने थे, सेकंड फेज में ट्रांसमिशन लाइंस डलनी थी और सीपैक को वापस उसमें जो पावर कॉरिडोर्स थे वो बनने थे और वो बनकर चलने थे और महंगी बिजली इस्तेमाल होनी थी उन कारखानों में, और जो दूसरी बिजली थी वो आपके घरेलू सार्फिन के लिए इस्तेमाल होती थी। आपने 4 साल मुल्क की इकॉनमी को होल्ड कर दिया, आपने चाइना को गालियां दी, आप जहां गए आपने कहा हम चोर हैं। वो सारे कारखाने, वो कोई बांग्लादेश में चला गया, कोई इंडिया चला गया। जो बिजली बननी थी, जो बिजली बन रही थी, वो किसी ने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर ट्रांसमिशन लाइंस डलनी थी। इसलिए तो मैंने कहा ये सबसे बड़े मुजरिम मियां नवाज शरीफ साहब के हैं, पाकिस्तान के मुजरिम हैं, कि अगर इनको ये समझ आए कि मुल्क के साथ क्या ज्यादती हुई, कि अगर आज वो कारखाने बिजली के लग चुके होते, ट्रांसमिशन लाइंस लग चुकी होती सीपैक कॉरिडोर, पावर कॉरिडोर्स में, तो आज पाकिस्तान के पास वाफिर मिकदार में बिजली भी होती, सस्ते दामों में भी होती और आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो की होती। ये जो चलें, ठीक है दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, दानियाल चौधरी साहब तो आपने सुनी। अब जो जमात इस्लामी का एक धरना रावलपिंडी में था, उसके बाद कमेटी तश्कील दी गई थी, मुज़ाकराती कमेटी, और जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से जो अपडेट है वो भी आपके सामने है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या हुकूमत जो मुतालबात हैं कि बिजली की कीमत कम करनी है, IPPs के साथ जो मुआहदों पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा किया जा रहा है, तो उस हवाले से फिर देखें कि वफाकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।